जांच एजेंसियां खासकर ईडी सीबीआई एक्टिव हुई है कि इस नेक्सस को पकड़ने में अलग अलग गैंग जो काम कर रहा है। जब ये खबर आई, जो बात हम पिछले 10 वर्षों से कह रहे थे, कम से कम एजेंसियां उस पर काम करने लग गई हैं। अच्छा, आप जरा सोचो कि रोजगार में उन्होंने ई रिक्शा क्यों चुना, बाकी क्यों नहीं चुना? क्योंकि दूसरा रिक्शा चुनते अगर वो सीएनजी वाला तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। एक बीएसएफ का अधिकारी, हाँ, 22 करोड़ एक बीएसएफ के अधिकारी के पास, और सोचिए कैश पकड़ाया, वो भी ट्रेन में लेकर के जा रहा ट्रेन में लेके जा रहा। घुसपैठ का मूल कारण है घटिया कानून, घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी, और घुसपैठ का मूल कारण यह है हमारी सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। सरकार को तो कहना पड़ेगा, उन्होंने एक कमेटी बनाई। सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने कम से कम एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बना दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। जब से शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने और जांच एजेंसियां खासकर ईडी सीबीआई थोड़ी एक्टिव हुई है कि इस नेक्सस को पकड़ने में, जिसके जरिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या ये घुसपैठिए हिंदुस्तान में आकर के बस जाते हैं। अब एक खबर आई सनसनीखेज की 13 अलग अलग जगहों पे 5 अलग अलग राज्यों में, बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, हर जगह छापेमारी हुई और वहां एक ऐसा खुलासा हुआ कि आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि घुसपैठ कितना बड़ा एक अपने आप में एक प्रॉब्लम हो गया है। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं देश के पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये खबर जैसे आई कि मालूम चल रहा है कि न सिर्फ उनको लेकर के आना, उनको यहाँ सर्टिफिकेट दिलवाना, उसको सेटल करवाना और उनको रोजगार भी देना, ये अलग अलग गैंग जो काम कर रहा है। जब ये खबर आई तो आपको क्या लगा? हमको ये लगा कि चलिए जो बात हम पिछले 10 वर्षों से कह रहे थे, कम से कम एजेंसियां उस पर काम करने लग गई हैं और अब आज के अखबारों में फ्रंट पेज की खबर हुई है, तो कम से कम अब पूरा देश समझेगा कि जो मैं पिछले 2017 से कह रहा हूँ वो बात एकदम सच है। मैंने जब 2017 में इस पर घुसपैठ पे पीएल फाइल किया था, तो ऐसे हमने दिल्ली में बैठे बैठे नहीं किया था। मैं जलपाईगुड़ी गया, मैं सिलीगुड़ी गया, मैं असम के बॉर्डर पे गया, वहाँ देख के आया पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, लोगों से बात करके आया, तब मैंने पीएल फाइल किया था। अच्छा, आप जरा सोचो कि रोजगार में उन्होंने ई रिक्शा क्यों चुना, बाकी क्यों नहीं चुना? क्योंकि दूसरा रिक्शा चुनते अगर वो सीएनजी वाला तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फिर पूरा डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। पहले दर्शकों को मैं बता दूं कि ये जो हमने कहा कि यहाँ पर रिहेबिलिटेशन के साथ साथ उसको पैसे भी देना, रोजगार भी मुहैया कराना, ये अलग अलग रैकेट है। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से ये सब काम चलता था। ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या आते हैं, आप दिल्ली हो, नोएडा हो, कहीं भी हो, आप देखिएगा कि आपको बंगाली, उस तरह के बंगाली जो दूसरे तरह के बांग्ला भाषा बोलने वाले, वो ई रिक्शा चलाते हुए नजर आएंगे, दाढ़ी वाले, टोपी वाले। तो ये जो है वो पैसे के माध्यम से उनको जो है वो दिया जा रहा है, वही अश्विनी जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये कारण है। यस, तो घुसपैठिए वहाँ बॉर्डर पे, वहाँ पे इनका सिंडिकेट बैठा हुआ है, इनके पूरे टूर ट्रेवल के लोग हैं। ये जो माफिया हैं घुसपैठियों की मदद करते हैं, इनके पूरी टूर ट्रेवल, ऑल इंडिया टूर परमिट की बसें भी हैं। वहाँ बॉर्डर पे वो एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद ऑल इंडिया टूर ट्रेवल की बस में बैठ जाते हैं। बस के सामने भी ऐसे बैनर लगा दिया जाता है, ऑल इंडिया टूर एंड ट्रेवल, और वास्तव में उस बस के पास पूरा परमिट भी होता है, वो बसें भी इनके नेक्सस में है। और वहाँ से भरते हैं, भर के उठा के ले आएंगे, पता चला अजमेर पहुँचा दिया, फिर उनको भर के ले आया, उनको रेवाड़ी पहुँचा दिया, फिर एक बस आई वो चली गई हिसार गई, एक बस आई दिल्ली रुक गई। अलग अलग इनके नेक्स्ट। बल्लभगढ़ में हुआ है, बल्लभगढ़ में छापेमारी हुई। हाँ, बल्लभगढ़ में, नोएडा में, गाजियाबाद में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली में तो दिल्ली में तो बहुत सारे ई रिक्शा वाले जो है वो बंगाली तो बॉर्डर से उनको लाते हैं, यहाँ जगह जगह उनको सेटल करते हैं। सेटल करने के बाद फिर उनकी झुग्गी बनवाई जाती है, उसकी अलग जिम्मेदारी लोगों की है। फिर उनको साइकिल रिक्शा और ई रिक्शा, ये 2 चीज़ दी जाती है, क्योंकि इन दोनों में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ई रिक्शा खरीदने वाले को भी अपना कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, ई रिक्शा को कोई नंबर होता नहीं, और सिंपली साइकिल रिक्शा। तो ये पूरी तरीके से कुछ तो कबाड़ वाला काम शुरू कर लेते हैं, कुछ घरों में झाड़ू पोछा बर्तन वाला काम शुरू कर लेंगे, कुछ सिक्योरिटी गार्ड वाला काम शुरू कर लेते हैं। लेकिन अब जब से सिक्योरिटी गार्ड में भी डॉक्यूमेंट मांगने लग गए, तो इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड वाला काम छोड़ दिया। अब ये 2 काम पकड़ा, साइकिल रिक्शा, ई रिक्शा। और फिर इनके डॉक्यूमेंट की बनने की शुरुआत होती है। डॉक्यूमेंट, सबसे पहला डॉक्यूमेंट ये बनवाते हैं आधार।
और वो 2,000 रुपये में कॉमन सर्विस सेंटर वाले बना के दे रहे हैं। चूंकि अब पहले आधार केवल पोस्ट ऑफिस में बनता था, तहसील में बनता था, मतलब बड़ा उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन था, गजटेड ऑफिसर उसकी जांच करता था। और उसको कांग्रेसियों ने खुला खेल फर्रुखाबादी कर दिया कि भैया जो 10वीं पास है, जिसके पास 10 बाई 10 का कमरा है और एक उसको कंप्यूटर चलाना आता है, बनाओ, तो तुम बना सकते हो। लाइसेंस बांट दिया और लाइसेंस ले लेके पूरे देश भर में लोग बढ़िया बनवाते जा रहे हैं। चूंकि आधार एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है कि तुमने अगर गलत आधार बना दिया तुम्हें सजा होगी, तो वो बनाते जा रहे हैं। अब आधार बनता है, वही आधार दिखाते हैं नगर निगम के दलाल को, 2,000 रुपये में वो राशन कार्ड बना दे रहा है, वो बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देता है। फिर वही आधार दिखाते हैं वो तहसील के दलाल को, वहाँ दलाल बैठे हैं, वो भी इन्हीं के नेक्सस वाले हैं। हाँ, वो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बना देता है। ये घुसपैठियों का घुसपैठियों के आदमी नगर निगम के पास बैठे हुए हैं, घुसपैठियों के आदमी तहसील में बैठे हुए हैं, घुसपैठियों के आदमी कॉमन सर्विस सेंटर के, इनके अपने खुद के भी कॉमन सर्विस सेंटर हैं इनके। तो वो आधार खुद ही बना लिया, एक दलाल ने राशन कार्ड बनवा दिया, एक दलाल ने उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दिया। आरटीओ ऑफिस में इनके दलाल बैठे हुए, वो उनके वहाँ पे जाके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देते हैं। और जब 4-5 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर यहाँ इस देश के OTGB नोटजीबी जो पार्षद प्रधान है, वो इनका वोटर आईडी नाम जुड़वा दे रहे हैं। तो सारा का सारा पूरा का पूरा मतलब 10 से 12,000 रुपये खर्च हो रहा है और घुसपैठिए भारतीय बनते जा रहे हैं। आप ये देखिए कि कितना बड़ा नेक्सस है। अब जो अश्विनी जी ने बताया कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गैंग्स। पहला लेवल है कि जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में या हिंदुस्तान में बैठ करके एक कोऑर्डिनेट करते हैं कि कौन कौन लोग लेकर के आए। एक गैंग इस काम में लगा हुआ है जो लोगों को पार करा करके इधर ले आ रहा है। फिर टू ट्रेवल एक एजेंट है इनके। तो ये जो अभी एक BSF का अधिकारी, एक BSF, हाँ 22 करोड़ एक BSF के अधिकारी के पास, और सोचिए कैश पकड़ाया, वो भी ट्रेन में लेकर के जा रहा ट्रेन में लेके जा रहा। मैं यही कह रहा हूं कि वहां बॉर्डर पे भी करप्शन है। तो घुसपैठ का मूल कारण है घटिया कानून, घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी, और घुसपैठ का मूल कारण यह है हमारी सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था, जो घुसपैठियों को मानवाधिकार के नाम पे शेल्टर देने नहीं, ये तो घूस लेकर के ये आदमी कर रहा है। कोई मैथ्यू नाम था इसका, इसको तो सीधे सीधे लटका देना चाहिए। ऐसा कानून ही नहीं है। ऐसा हमारे पास कानून नहीं है। आप जरा सोचिए, इजराइल में घुसपैठ करने पे आजीवन कारावास होता है, लेकिन घुसपैठियों की मदद करने को देशद्रोह माना जाता है। यानी इजराइल वाले फांसी है, उसके लिए फांसी है। हम ऐसा कानून जब तक नहीं बनाएंगे कि फर्जी आधार बनाना, फर्जी राशन कार्ड बनाना, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, फर्जी वोटर आईडी बनाना, जो ये करेगा उसको हम आजीवन कारावास नहीं, हम करें फांसी, आजीवन कारावास की सजा कुछ तो दे दो। दूसरा, हर पार्षद को पता होता है कि उसके वार्ड में कितने घुसपैठी। मैं तो ये कह रहा हूं, वो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाला जो उसके पास कोई 92-93 करोड़ रुपए है, वो 5 करोड़ रुपए हिंदुस्तान में अच्छे वकीलों पे खर्चा कर देगा, वो कभी जेल तक नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हार्ड रियलिटी, यस फैक्ट, दिस इज बिटर फैक्ट, यस एकदम कड़वी सच्चाई है ये, कि वो जो है वो 95 करोड़ रुपए आपने देशद्रोह का काम किया, घुसपैठियों को घुसाया, 5 करोड़ रुपए आप अलग करके रख दीजिए, वो कभी वो जेल जाएगा नहीं, हर जगह से। मनीष भाई, आज तक किसी जासूस को आजीवन कारावास नहीं हुआ, किसी गद्दार को आजीवन कारावास नहीं हुआ, किसी भ्रष्टाचारी को आजीवन कारावास। ये देश खोखला ऐसे तो हो रहा है, गद्दारों के कारण, मक्कारों के कानून को है, इसीलिए। तो ये पहला लेयर है। हाँ। दूसरा लेयर जो अश्विनी जी ने बताया कि वो एक बार आ गए, उसको तमाम तरह के सर्टिफिकेट देने से लेकर के सारा ये अलग रैकेट काम करता है। जो तहसील में भी बैठे हुए हैं, ब्लॉक दफ्तर में भी बैठे हुए हैं, जो पार्षद हो गए, मुखिया हो गए, ये प्रधान हो गए, ये उनके नेतृत्व में होता है। लेकिन ये जो नया खुलासा हुआ, ये अभी तक तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये जो थर्ड नया एक नेक्सस नजर आ रहा है गैंग, वो इनको रिहेबिलिटेट करा, यस, एम्प्लॉयमेंट की पूरी व्यवस्था कर रहा है, जगह जगह एजेंसियों के माध्यम से उनको लगवा रहा है। मतलब आज की डेट में भारत में जो घुसपैठी हैं 5 करोड़ से ज्यादा है। ये घुसपैठी आपके घर में इलेक्ट्रीशियन बन के आ रहे हैं, ये घुसपैठी आपके घर में प्लम्बर बन के आ रहे हैं, ये घुसपैठी आपके घर में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में आ रहे हैं, ये घुसपैठी आपके घर में झाड़ू पोछा बर्तन कर रहे हैं, ये घुसपैठी आपके यहाँ कुक का भी काम कर रहे हैं, ये घुसपैठी मेट्रो स्टेशन के पास या बाकी स्थानों पे रिक्शा भी चला रहे हैं, ये घुसपैठी आपका ये ई-रिक्शा चला रहे हैं, साइकिल वाला रिक्शा चला रहे हैं। तो कुल मिला के घुसपैठियों के लिए एक व्यवस्था बना दी गई कि जो जिस लायक है वो काम करेगा। और ये पूरी की पूरी माइक्रो जो प्लानिंग होती है वो होती है मदरसों से। अल्टीमेटली जो मदरसा है वो इनका सेल्टर पॉइंट है, वहीं से पूरी फंडिंग वहीं इकट्ठा होगी और फंडिंग वहीं से बटेगी। फंडिंग पे याद और ये फंडिंग आ रही, सबसे बड़ा जो घुसपैठियों की फंडिंग है वो ड्रग का पैसा है।
ये जो ड्रग से पैसा जनरेट हो रहा है ना, वही पैसा घुसपैठियों को बसाने में खर्च हो रहा है। ये जो इलीगल ब्लैक मनी जनरेट हो रही है, जो हवाला के जरिए इधर से उधर हो रही है, उसी से घुसपैठियों की, हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है, हमारे पैसे से ही घुसपैठियों के यहाँ बसाया जा रहा है। अभी जो ईडी ने छापेमारी की और ये जो अलग अलग एम्प्लॉयमेंट ई रिक्शा देने वेरे का काम, उसमें 3 एनजीओ मुस्लिम एनजीओ पकड़े गए हैं और जिनको यूके से पैसा आ रहा था, इनको इंग्लैंड से पैसा आ रहा है। ये हरोरा अल जमीतुल इस्लामिया दारुल उलूम, ये कलिकापुर, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। वहाँ जब लाइब्रेरी में छापेमारी हुई, वहाँ 180 ग्राम सोना मिला, किताबों में घुसा हुआ था, छिपा करके रखे हुए थे, और वहाँ पे जो है बहुत सारा कैश भी मिला। ये एक मोहल्ला महल है नियर मदीनी मस्जिद, देवबंद, उत्तर प्रदेश में। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक कहाँ? एक कलकत्ता, हावड़ा, और एक देवबंद, और तीसरा जो है तहरिया वेलफेयर ट्रस्ट, ये नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल। अब देखिए कि 13 जगह पे बल्लभगढ़ हो गया, देवबंद हो गया, फरीदाबाद हो गया, नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, कलकत्ता, इन सब जगहों पे एक ही केस में, मतलब आप देखिए कि ये नेशनल लेवल पर बांग्लादेशियों को रिहेबिलिटेट करने वाला एक गैंग है। और ये पूरा का पूरा किसके माध्यम से हो रहा है? एनजीओ के माध्यम से। एनजीओ के माध्यम। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इन सारे एनजीओ की जांच करा लीजिए, ये 2004 से 2014 में बने होंगे। ये सब 100% बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये 2004 से 2014 में सब बने होंगे। अब समाधान इसका है कि एक बार, कहते नहीं कि अगर आपको नया घर बनाना है और घर आपकी उसका पूरा नक्शा ही गड़बड़ है, तो भैया उसमें तोड़फोड़ मत करो, उसको इधर से नहीं कि यहां करो, इससे एक बेटर होगा उसको डिमोलिश कर दो। एक बार भारत के सभी एनजीओ की मान्यता खत्म कर दो, सबको जीरो कर दो। अब लो भैया आ जाओ फिर से एनजीओ, तब तुम्हें रजिस्ट्रेशन मिलेगा। एक बार जीरो करो, खत्म करो। अरे होता है, नहीं होता है, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, हमारी संप्रभुता का मामला है, और साथ में कानून बदलो। जब तक हम इस घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं करेंगे, जब तक इस घुसपैठ को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर नहीं करेंगे, जब तक इस घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं करेंगे, जब तक इस घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं करेंगे, जब तक घुसपैठियों के मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी सिटीजनशिप खत्म करने की व्यवस्था नहीं करेंगे, साल भर के अंदर इनको सजा नहीं देंगे, घुसपैठ नहीं रुकेंगे। और घुसपैठ नहीं रुकेगी तो भारत नहीं बचेगा। मैं आपको कोई मतलब मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सीरियसली कह रहा हूं। 5 करोड़ घुसपैठिए हर साल ये बच्चा पैदा। और इसमें सरकार को तो कहना पड़ेगा, उन्होंने एक कमेटी बनाई, और कमेटी जो है ये अचानक से जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है घुसपैठियों की वजह से, उसके ऊपर जो है जांच की रिपोर्ट आने वाली है, उसके ऊपर कोई कड़ा जो है एक्शन भी ये एक्सपेक्टेड। सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने कम से कम एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बना दिया है, जो पूरा डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की जांच कर रही है। उसमें आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, बाकी लोग भी हैं, और वो लोग ईमानदारी से अपना काम भी कर रहे हैं। हमारे पास भी फ़ोन आया था, हमें भी संपर्क किया गया है। मैं भी जाके कमेटी के सामने पूरा प्रेजेंटेशन देने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास मेरी लफ्ज़-ए-जिहाद के ऊपर मेरी पीआईएल है, धर्मांतरण के ऊपर मेरी पीआईएल है, घुसपैठ के ऊपर मेरी पीआईएल है, पॉपुलेशन के ऊपर मेरी पीआईएल है, फॉरेन फंडिंग के ऊपर मेरी पीआईएल है। तो मेरी 5-7 पीआईएल ऐसी हैं जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस पे ही हैं, तो मैं उसकी भी प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मुद्दे को उठाते उठाते यहाँ तक पहुँच गए कि अब धीरे धीरे समाधान की ओर जो है चीज़ें दिख रही, यस है ना? यस, कुछ जो है हम लोगों का शुरू हो गया 0.00000% जो है कुछ योगदान जो है इन सब चीजों में दिखने लग गया। आपका बिल्कुल जरूर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।